हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। इसी की याद में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर महीने की प्रमुख तिथियां। अब दिसंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो देखेंगे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस और 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वह सिर्फ भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा एन्नाटो क्या है? अब एन्नाटो जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक खाद्य, रंग और स्वाद एजेंट है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो बीज दिख रहे हैं ये एन्नाटो के बीज हैं। CSIR CFTRI मैसूर ने हाल ही में एन्नाटो पर अनुसंधान और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में प्रगति की है। एन्नाटो बिक्सा ओरेलियाना पेड़ों के बीज से प्राप्त होता है। इसका उपयोग डेयरी और बेकरी उत्पादों में प्राकृतिक पीले नारंगी रंग के रूप में किया जाता है, जो सिंथेटिक रंगों का एक स्वस्थ विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 3 देशों की यात्राओं पर गए थे और उन 3 देशों में पहला है जॉर्डन, दूसरा है इथोपिया और तीसरा है ओमान। तीसरा ओमान देश है। और कल यानी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया पहुंचे थे। इथोपिया के जो उप रक्षा मंत्री थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। तो इथोपिया में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ये 3 देश थे, याद रखना है इनको, के दौरान इथोपिया के आदिस अबाबा में अदवा विजय स्मारक का दौरा किया। यह 1896 की बैटल ऑफ अदवा की याद में बनाया गया है, जहां इथोपियाई सेना ने इतावली आक्रमणकारियों को हराया था। इसी दौरान इन्हें इथोपिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी नवाजा गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को 28 देशों में सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 28 देशों से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन सेकेड सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो डेजर्ट साइक्लोन सेकेड भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर तक
2025 तक अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना और यूएई की लैंड फोर्सेस भाग ले रही हैं। भारतीय सेना का 45 सदस्यीय दल, जिसमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के जवान शामिल हैं, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद रोधी अभियानों में तालमेल को मजबूत करने के लिए इसमें भाग ले रहा है। यह अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन है। अब ये अभ्यास जो है भारत और यूएई के बीच, ये डेजर्ट साइक्लोन है। अभी एक और अभ्यास हुआ था जो कि भारत और मिस्र के बीच हुआ था, जिसको साइक्लोन नाम दिया गया। एक अन्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास राजस्थान के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। ये जो अभ्यास है ये डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड है, और भारत और मिस्र के बीच जो फरवरी में सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था उसका नाम था साइक्लोन 2025। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और साइक्लोन 2025 जो आयोजित हुआ था वह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार देश भर में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कब लागू किया जाएगा? तो भारत सरकार के अनुसार मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम मार्च 2026 तक लागू हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो क्या है? मल्टी लेन फ्री फ्लो एक ऐसा टोल सिस्टम है जिसमें कोई भी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है टोल से होकर। उसे वहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। इसमें आधुनिक तकनीक वाले कैमरे और सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा एआई के द्वारा, जिससे कि वाहनों को बिना रोके उनका टोल टैक्स काट लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का है। वाहन सामान्य गति से सड़क से गुजरते हैं और टोल का भुगतान स्वचालित तरीके से हो जाता है। यह सिस्टम GNSS यानी सैटेलाइट आधारित टोलिंग और उन्नत कैमरों के मिश्रण पर आधारित होगा। अब इसमें गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी मिनिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोल से होकर गुजर सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को 7वां स्थान मिला है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे संवेदनशील देशों में बना हुआ है। हालिया रिपोर्ट भारत में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को दर्शाती है। अब 2025 में भारत की प्रमुख रैंकिंग, भारत की 2025 में कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन सी रैंकिंग रही है देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 GII, भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा, जो तकनीकी और नवाचार सुधार को दर्शाता है। SDG सूचकांक 2025, भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर रहा है, जो सतत विकास में प्रगति को दर्शाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 SDR, 193 देशों में भारत को 130वां स्थान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, 163 देशों में भारत 115वें स्थान पर है, जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, 136 देशों में भारत 102वें स्थान पर रहा, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। एशिया पावर इंडेक्स 2025, भारत तीसरे सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में उभरा, केवल अमेरिका और चीन से पीछे, मतलब तीसरे स्थान पर है एशिया पावर इंडेक्स में भारत। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, भारत को 41वां स्थान मिला है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025, भारत 30वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, भारत 118वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, भारत को 115वां स्थान मिला। वन क्षेत्र FAO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में दुनिया के 9वें स्थान पर है
और वार्षिक वन वृद्धि में तीसरे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत 151वें स्थान पर है, जिसमें पिछले वर्ष 159वीं रैंक की तुलना में सुधार हुआ है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत 71वें स्थान पर है। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 मार्च 2025 तक भारत की रैंकिंग 50वीं थी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जॉस एंटोनियो कास्ट ने जीत दर्ज की है? तो जॉस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति बने हैं। चिली में हुए हालिया राष्ट्रपति चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने 58% से अधिक मतों के साथ जीत हासिल की है। वे मार्च 2026 में पदभार संभालेंगे। यह चुनाव चिली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का पहला जैन जेड अर्थात जैनजी डाकघर कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर का पहला जैनजी डाकघर AIIMS एम्स विजयपुर कैंपस में खोला गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डाक आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के पहले जैनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन सावा जिले के एम्स विजयपुर कैंपस में किया गया है। इसमें आधुनिक परिवेश, डिजिटल भुगतान सुविधाएं, सरलीकृत वितरण सेवा तंत्र तथा एक ही छत के नीचे डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं की एकीकृत उपलब्धता शामिल है। अब ये जो ऑफिस दिख रहा है आपको, ये जैनजी डाक ऑफिस है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा किस हवाई अड्डे को वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया है? तो ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया है। ये जो एयरपोर्ट है ये चांगी हवाई एयरपोर्ट है सिंगापुर का। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को अपनी उत्कृष्ट सुविधाओं और यात्री अनुभव के लिए 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज ICGS सार्थक किस श्रेणी का जहाज है? तो ICGS सार्थक जहाज जो है वो एक अपतटीय गश्ती जहाज है, अर्थात OPV टाइप का जहाज है। ICGS सार्थक एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अक्टूबर 2021 को गोवा में सेवा में शामिल किया गया था। ICGS सार्थक 105 मीटर लंबा है। यह 9.1 किलोवाट की डीजल इंजनों द्वारा स्वचालित है जो अधिकतम 26 समुद्री मील की गति से चलने में सक्षम है। अब अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित विकसित भारत जी रामजी बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत जी रामजी बिल का मुख्य उद्देश्य रोजगार और आजीविका की गारंटी है। इस मिशन का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। यह ग्रामीण और शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और सुनिश्चित रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की क्रिकेटर की आत्मकथा है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की आत्मकथा हाल ही में चर्चा में रही है, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट करियर और निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया है।
अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है? तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश जो है वो एआई ऐप्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर एआई आधारित एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा सक्रिय उपयोगकर्ता आधार बन गया है, जो देश के डिजिटली क्रांति की गति को दर्शाता है। अब दिसंबर 2025 की प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। राष्ट्रीय नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने केवी सुब्रमण्यम पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेनानिवृत्त के होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी के नए अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के स्थान पर अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनावी सुधारों को गति देने के लिए ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वरिष्ठ राजकीय अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष को विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में बदलाव, गीता गोपीनाथ के कार्यकाल विस्तार के साथ साथ पियरे ओ ओलिवर गोरिंचास को अनुसंधान विभाग के प्रमुख गति के रूप में पुनः पुष्टि दी गई है। कॉर्पोरेट और नियुक्तियां, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के CEO रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे 19 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।